हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज मुना अपने है ना साइंस की थोड़ी सी स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे भाई। साइंस की स्टडी करेंगे अपने, है ना। तो साइंस में अपने पहले स्टार्ट करेंगे मुना बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे भाई। और बायो में अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मुना, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी पहली सीरीज चल रही है अपनी किसकी, साइटोलॉजी की, यानी कोशिका की, सेल की चल रही है भाई। ठीक है, किसकी चल रही है, सेल की चल रही है। देखो थोड़ा सा आपको पहले पेज पे शायद फॉन्ट में दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद अपने कवर हो जाएंगी जी चीजें। देखो सबसे पहले यदि आप बात करेंगे कि सेल की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है भाई, यानी कोशिका का विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जी सेल की जो स्टडी होती है उसे अपने क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे जी साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है सेल की स्टडी को, साइटोलॉजी कहते हैं जी। अच्छा, फिर आपसे पूछ ले मुना, ये जो साइटोलॉजी शब्द है ना, यानी कोशिका विज्ञान जो शब्द है, ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बोलोगे जी ये सबसे पहले दिया गया था किसके द्वारा, हर्टविंग के द्वारा दिया गया था भाई। किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बोलोगे हर्टविंग के द्वारा दिया गया था। ये जो साइटोलॉजी वर्ड है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था, हर्टविंग ने दिया था जी। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे किसे कहते हैं भाई, रॉबर्ट हुक को। किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं जी। यानी कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, रॉबर्ट हुक को कहते हैं जी। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी यदि आपसे पूछ ले कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो फिर आप बताओगे मुना कौन, स्वैनसन थे। कौन थे भाई, स्वैनसन। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन थे, तो आप कौन बताओगे, स्वैनसन। ठीक है, और इनकी एक बुक का नाम था भाई, स्वैनसन की एक बुक थी, उसका बुक का क्या नाम था, तो आप बोलोगे उस बुक का नाम क्या था, सेल। उस बुक का नाम भी क्या था, सेल था जी। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुना A.K. शर्मा, यानी अभिषेक शर्मा जी को कहा जाता है। किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जी अभिषेक शर्मा को कहा जाता है भाई। किसे कहते हैं, अभिषेक शर्मा को कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो तीनों बातें अपने को ध्यान रखनी है कि आपसे पूछ ले कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहेंगे जी, स्वैनसन को, और इनकी बुक का नाम क्या था, सेल। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी आपसे पूछे तो किसे कहते हैं, अभिषेक शर्मा को कहते हैं भाई। ठीक है, चलो उसके बाद मुना सबसे पहले जैसे अपने बात करें तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप सबको पता है जी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी भाई, 1665 ईस्वी में। कब की थी, 1665 ईस्वी में। ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने मुना सबसे पहले कैसी कोशिकाओं को देखा था, तो डेड सेल को देखा था भाई। कैसी कोशिकाओं को देखा था, डेड सेल को देखा था। किसके अंदर, कोर्क ऑफ ए ट्री, यानी पौधे की छाल के अंदर देखा था भाई। किसके अंदर देखा था, पौधे की छाल के अंदर। कैसी कोशिकाओं को देखा था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था, यानी मृत कोशिकाओं को देखा था जी सबसे पहले। ठीक है, अच्छा फिर यदि बात करें तो उन्होंने सेल की कंपैरिजन किसके साथ की थी, तो आप बोलोगे जी मधुमक्खी के छत्ते से की थी, या फिर किससे की थी, एक रूम से की थी। आपसे पूछ ले कि सबसे पहले कैसी कोशिकाओं को किसने देखा, तो आप बोलोगे 1665 में देखा था जी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है ना। कैसी सेल को देखा था, तो डेड सेल को देखा था, यानी मृत कोशिकाओं को देखा था। और उन्होंने कंपेयर किसके साथ किया था कोशिकाओं की, तो आप बोलोगे मधुमक्खी के छत्ते के साथ, या फिर आप किसके साथ बताओगे, रूम के साथ उन्होंने कंपेयर की थी भाई। ठीक है, फिर अपने बात करें मुना, देखो फिर रॉबर्ट हुक की बुक का नाम पूछते हैं कई बार कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे जी माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम यदि आपसे पूछ ले क्या है, तो आप क्या बताओगे, माइक्रोग्राफिया जी। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम यदि आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे जी माइक्रोग्राफिया। ठीक है, क्या है, माइक्रोग्राफिया जी। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इन्होंने क्या कहा था कि कोशिका जो है ना वो जीवन की सबसे आधारभूत इकाई है भाई। ठीक है, जीवन की सबसे आधारभूत इकाई है, ये किसने कहा था, तो आप बोलोगे जी रॉबर्ट हुक जी ने कहा था भाई। अच्छा, उसके बाद मुना जीवित सेल को सबसे पहले किसने देखा था, देखो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था, तो आप बोलोगे जी जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखा गया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा। किसके द्वारा देखा गया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा देखा गया था जी। ठीक है, कब देखा था मुना ने, तो आप बोलोगे जी 1674 ईस्वी में देखा था। कब देखा था, 1674 में। ठीक है, किसके अंदर देखा था, तो आप बोलोगे जी बैक्टीरिया के अंदर, यानी जीवाणु के अंदर देखा था। किसके अंदर देखा था, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के अंदर देखा था जी। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि ल्यूवेनहोक की जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगी, द सेक्रेट्स ऑफ नेचर।
क्या है, बुक का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर है सर, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने और किस किस की खोज की थी, तो आप बोलोगे जी आरबीसी की खोज की थी, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज भी इन्होंने की थी, स्पर्म की खोज भी इन्होंने की थी, और प्रोटोजोआ की खोज भी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी जी, ठीक है। तो यानी ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या, आप बोलोगे जी लिविंग सेल को देखा था, कब देखा था, 1674 में, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और किस किस की खोज की थी इन्होंने, आरबीसी, और क्या बैक्टीरिया, और क्या भाई स्पर्म, और क्या प्रोटोजोआ, ठीक है, इन सब की खोज भी की थी भाई। तो पहला स्लाइड शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो दोबारा से मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूं। देखो आपसे पूछे कि कोशिका का विज्ञान कोशिका की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं भाई, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया, तो आप बोलोगे हर्टविंग ने दिया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी तो आप बोलोगे स्वेंसन को कहते हैं। स्वेंसन की बुक का नाम क्या था, सेल था जी, ठीक है। फादर ऑफ क्या, आप बोलोगे जी फादर ऑफ क्या, यदि आपसे पूछ ले मॉडर्न साइटोलॉजी तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। यदि आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे अभिषेक शर्मा जी को कहते हैं जी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सेल की खोज किसके द्वारा, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब की गई थी, 1665 ईस्वी में की गई थी जी, ठीक है। कैसी सेल को देखा था, तो आप बोलोगे डेड सेल को देखा था। किसके अंदर देखा था, तो पौधे की छाल के अंदर देखा था भाई, पौधे की छाल के अंदर देखा था, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले मुन्ना क्या, फिर आपसे यह पूछ ले कि सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किसने देखा था, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे जी जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ठीक है। और इसकी बुक का नाम क्या था, दी सीक्रेट्स ऑफ नेचर। किसमें देखा था, बैक्टीरिया में। और किस किस की खोज की थी इन्होंने, तो आरबीसी, बैक्टीरिया, स्पर्म और प्रोटोजोआ, इन सब की खोज की थी जी, ठीक है। और रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है, तो आप बोलोगे जी क्या है, माइक्रोग्राफिया। क्या है, माइक्रोग्राफिया जी, ठीक है। बात क्लियर है, पहले स्लाइड की अपने क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं जी, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं जी। दूसरा अपना ये रहा जी, दूसरा स्लाइड देखो। यहां से आपको देखो, यहां से उसके बाद क्या, आप बोलोगे जी देखो सेल थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, यानी कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। यदि आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बोलोगे किसके द्वारा, स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था भाई। किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बात क्लियर है। यदि आपसे पूछे कि सेल थ्योरी किसके द्वारा, तो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था जी, ठीक है। अब इस सेल थ्योरी में क्या कहा गया था, देखो क्या कहा था, तो आप बोलोगे जी पहली चीज तो ये कही गई थी कि ऑल द लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी जितने भी जो जीव है ना, जितने भी जो जीव हैं वो सारे के सारे किससे मिलके बने हैं, तो आप बोलोगे जी कोशिका से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं भाई, कोशिका से मिलके बने हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या कही गई, तो इन्होंने बताया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका को अपने क्या बोलते हैं भाई, आप बोलोगे जी क्या, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोला जाता है लाइफ की, है ना। क्या बोला जाता है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोला जाता है जी, ठीक है। फिर तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि ऑल सेल्स क्या क्या फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी मेड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल भाई, यानी आप बोलोगे जितनी भी जो कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाएं होती हैं, वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है जी। किससे बनती है, पुरानी कोशिकाओं से, ठीक है। तो तीन बात यहाँ पे कही गई थी कि जितने भी जो जीव होंगे वो सब किससे मिलके बनेंगे जी, कोशिका से, यानी उनके अंदर सेल जरूर पाई जाएगी। दूसरा क्या कहा, तो आप बोलोगे जी कोशिका जो है ना वो जीवन की क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जी। तीसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी जो नई सेल बनती हैं वो किससे बनती हैं, तो आप बोलोगे जी प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुरानी सेल से बनती है जी, ठीक है। बात क्लियर है। अब आपसे पूछ ले कि इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन कौन सा है भाई, तो आप बोलोगे जी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस। क्या है, वायरस। क्यों है, देखो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वायरस जो होता है ना मुना, वो क्या होता है, एसेलुलर होता है भाई, यानी इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, कोशिका नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, कोशिका नहीं पाई जाती। लेकिन फिर भी ये देखो, जिस कोशिका के अंदर जिस दूसरे जीव के अंदर प्रवेश करता है वहां पे किसकी तरह बिहेव करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, यानी आप बोलोगे जी एक सजीव की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है भाई, सजीव की तरह, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, एसेलुलर है मुना, इसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती, उसके बावजूद भी किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, सजीव की तरह। जबकि सेल थ्योरी में क्या कहा गया था, तो आप बोलोगे जी जितने भी सजीव होते हैं उन सबके अंदर क्या पाई जाएगी, सेल, ठीक है ना। इसीलिए वायरस को क्या कहते हैं, इसका एक्सेप्शन कहते हैं, किसका, सेल थ्योरी का। तो आपसे पूछ ले यानी कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है भाई, तो आप किसे बताओगे, वायरस को बताओगे जी, ठीक है। उसके बाद मुना रुडोल्फ विर्चो नाम करके एक साइंटिस्ट आए, है ना। रुडोल्फ विर्चो नाम करके एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक टर्म दिया। कौन सा टर्म दिया, तो आप बोलोगे इन्होंने टर्म दिया था क्या, ओमनी सेलुला ई सेलुला।
क्या टर्म दिया था भाई, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इस टर्म का मतलब भी वही होता है भाई, क्या कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होती हैं वो किससे बनती हैं, आप बोलोगे जी जो पुरानी सेल है ना उसी से अपने क्या बनती है, नई सेल बनती है। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है उसी से न्यू सेल बनती है भाई, ठीक है ना। यानी पुरानी सेल से ही क्या बनती है, नई सेल का निर्माण होता है। ये किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने। और उन्होंने टर्म क्या दिया था इसके लिए, ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म दिया था जी। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं जी अपना, फिर क्या अपने पास देखो, फिर आपसे पूछे, देखो आपसे पूछ ले कि इस पूरे यूनिवर्स की बात करें, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या बताओगे जी, देखो सबसे छोटी कोशिका मुना माइकोप्लाज्मा, कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि पूरे यूनिवर्स की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप कौन सी बताओगे, माइकोप्लाज्मा बताओगे जी, ठीक है। अच्छा ये क्या है भाई, एक प्रकार का बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है जी, ठीक है। और कौन से जगत में रखा जाता है, जैसे अपने किंगडम की बात करेंगे ना, आगे वर्गीकरण की बात करेंगे, टेक्सोनोमी की बात करेंगे, वहां पे मुना 5 वर्ग अपने डिवाइड करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो वहां पे इसको कौन से जगत में रखा गया है, तो आप बोलोगे जी मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। किसमें, मोनेरा जगत में रखा जाता है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको किसमें रखते हैं जी, मोनेरा के अंदर रखते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा फिर यदि बात करें इसकी सेल का साइज लगभग कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है, लेस देन 1 माइक्रोमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर से भी क्या होता है जी, कम होता है, ठीक है। अच्छा माइकोप्लाज्मा को और क्या कहते हैं मुना, तो आप बोलोगे जी पीपीएलओ भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो प्न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, क्या कहते हैं, प्लूरो प्न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, पीपीएलओ भी कहा जाता है भाई, ठीक है। और इसके अंदर क्या नहीं होती भाई, सेल वाल नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती, सेल वाल, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना। वैसे यदि बात करें ना मुना, तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल प्रेजेंट होती है, यूनिसेलुलर के अंदर भी किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे जी पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, साथ में कुछ म्यूरेमिक एसिड होता है और एमिनो एसिड भी होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, इसके अंदर सेल वाल नहीं पाई जाती, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जी, ठीक है। फिर यदि बात करें, देखो भाई हाँ एमएलओ भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, मोलेक्युलर लाइक ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं जी, ठीक है। और क्या कहते हैं मुना माइकोप्लाज्मा को, तो आप बोलोगे जी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो आपको बोलोगे जी जैसे ये जो बैक्टीरिया जो है ना, इसको पहले तो किसके अंदर रखा गया था, प्लांट किंगडम में रखा गया था, लेकिन इसके बिहेव सारे के सारे कैसे हैं, तो आप बोलोगे जी करेक्टर सारे किससे मिलते हैं, एनिमल सेल से मिलते हैं। तो यानी ये तो न तो प्लांट किंगडम की तरह हुआ जी और नहीं एनिमल किंगडम की तरह, यानी बीच का रहेगा, तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, जोकर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं इसे, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम भी कहा जाता है, किसे, इसे बैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा को भी। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है। तो सबसे छोटी यदि बात करें माइकोप्लाज्मा है जी, क्या है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, कौन से जगत में रखा जाता है, मोनेरा जगत में रखा जाता है, और क्या कहते हैं इसे, पीपीएलओ भी कहा जाता है, ठीक है। फिर यदि बात करें इसके अंदर सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जी, ठीक है। और क्या कहते हैं इसे, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। बात क्लियर है यहाँ पे भी। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं अपने मुना अगले स्लाइड पे चलते हैं, ये देखो ये राज, अब यहाँ पे क्या देखो, उसके बाद क्या आप बोलोगे, देखो अब सबसे छोटी सेल तो मैंने आपको बता दिया जी, क्या है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा है जी, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपसे पूछे कि सबसे बड़ी सेल, इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, ओस्ट्रिच एग, ठीक है, यानी शतुरमुर्ग का अंडा होता है जी, क्या होता है, शतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ओस्ट्रिच एग होता है जी। सबसे बड़ी सेल आपसे पूछे तो क्या बताओगे, ओस्ट्रिच एग, ठीक है जी। उसके बाद मुना देखो ह्यूमन बॉडी की यदि आपसे बात करें ना, यानी मानव शरीर की, वो तो यूनिवर्स की बात होगी जी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात कर ली हमने, लेकिन ह्यूमन बॉडी की आपसे पूछे, यानी मानव शरीर की आपसे पूछे कि सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, फीमेल ओव्यूल, क्या बताओगे, फीमेल ओव्यूल, यानी मादा अंडाणु होता है जी, क्या होता है, मादा अंडाणु, ठीक है। अच्छा सबसे छोटी आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, मेल स्पर्म, क्या होता है, मेल स्पर्म, यानी नर शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है जी, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट यदि आपसे पूछे, यानी सबसे लंबी, अब इसमें डिफरेंस है मुना, लार्जेस्ट में और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या, सबसे लंबी, और लार्जेस्ट का मतलब क्या, सबसे बड़ी, वो आप बोलोगे जी लेंथ वाइज और ब्रीथ वाइज दोनों अपने कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी तो आपसे पूछे तो क्या बताओगे, फीमेल ओविल यानी मादा अंडाणु, लेकिन सबसे लंबी आपसे पूछे ना,
मानव शरीर के अंदर, तो फिर आप क्या बताओगे, न्यूरॉन सेल, है ना, न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका होती है जी। ठीक है, तो मानव शरीर में अपने तीनों बात कर ली कि सबसे बड़ी कौन सी, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे जी सबसे बड़ी होती है मादा अंडाणु, सबसे छोटी कौन सी होती है, तो मेल स्पर्म यानी नर शुक्राणु होती है जी, और सबसे लंबी यदि आपसे पूछे तो क्या होता है, तो आप बोलोगे जी क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, बात क्लियर अभी। चलो आगे अपने बात करेंगे मुना किसके बारे में, देखो टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे भाई, टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे, यानी कोशिकाओं के प्रकार। देखो आपसे पूछे कि सेल कितने टाइप की होती है, तो आप बताओगे जी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो। कितने टाइप की होती है सेल, तो आप बोलोगे जी दो टाइप की होती है। देखो एक तो मुना कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक तो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। देखो इसमें यदि बात करें, देखो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या, तो आप बोलोगे जी प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी प्राचीन या पुराना। छोड़ो अपने इतनी बातें ध्यान नहीं रखनी, आप बोलोगे जी सीधा साफ सीधे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना, उनके अंदर केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, या तो मुना अब्सेंट होता है या फिर क्या होता है, इमेच्योर होता है, अविकसित होता है जी। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में आपसे बोलूं तो क्या बोलोगे आप, या तो केंद्रक मुना क्या होता है, अब्सेंट यानी अनुपस्थित होता है, या फिर आप क्या बोलोगे जी इमेच्योर होता है यानी अविकसित होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियस जो होता है यानी जो केंद्रक होता है वो क्या होता है जी, आप बोलोगे जी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है और मैच्योर होता है। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा दूसरी बात मुना, अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है ना वो या तो अब्सेंट होता है या इमेच्योर होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है यानी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक में बात करें तो आप बोलोगे जी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ना, केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी जी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो मुना, दूसरा पॉइंट आप बोलोगे जी क्या, ये है जी क्या, देखो दूसरा पॉइंट आप बोलोगे, देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का मैंने आपको बता दिया, इसके एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स में आपको बताऊं तो आप बोलोगे जी क्या होते हैं, बैक्टीरिया। क्या होते हैं, बैक्टीरिया। और आप क्या बोलोगे जी, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप क्या ध्यान रखोगे प्रोकैरियोटिक सेल के, तो आप बोलोगे जी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल भी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ना वो एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है जी, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस मेथड से अपना भोजन खुद बनाता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। अभी क्या बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बात क्लियर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के दो एग्जांपल आप ध्यान रखना, क्या रखोगे, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और दूसरा आप क्या ध्यान रखोगे जी, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल। ठीक है, क्लियर अभी। अच्छा यूकैरियोटिक सेल में यदि आपको पूछे कि क्या क्या एग्जांपल होंगे जी, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे जी एल्गी यानी शैवाल, और क्या होते हैं जी, फंजाई यानी क्या, आप बोलोगे क्या होते हैं, कवक, और क्या होते हैं जी, फंगी यानी कवक, और क्या होते हैं, प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाएं, और क्या जी, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिकाएं। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक सेल के चार मुख्य एग्जांपल ध्यान रखना मुना, एक तो कौन से हो गए जी, शैवाल एल्गी, दूसरे कौन से, कवक यानी फंगी, तीसरे कौन से, प्लांट सेल सारे के सारे पादप कोशिका जी, और क्या, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, क्या क्या एग्जांपल है, बात समझ में आ गई भाई। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें, देखो इनके अंदर मुना सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो इनके अंदर भी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति क्या होती है जी, प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अच्छा यूकैरियोटिक सेल में मैं बात करूं ना, यूकैरियोटिक सेल में तो आप बोलोगे जी जो शैवाल है यानी एल्गी, फंगी यानी कवक, और प्लांट सेल, इन तीनों के अंदर तो मुना सेल वॉल पाई जाती है यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका यानी जो एनिमल सेल होती है ना भाई, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, यानी आप बोलोगे जी कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, बात क्लियर है। यानी यूकैरियोटिक सेल में केवल तीन में ही, किस किस में, एल्गी यानी शैवाल, दूसरा प्लांट सेल, और तीसरा फंगी यानी कवक, इन तीनों में तो क्या होती है मुना, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है भाई। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा अब मुना पाई जाती है तो किसकी बनी होती है, देखो तो आप बोलोगे जैसे ये इसकी बात करें ना अपने प्रोकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ पे जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी, तो आप बोलोगे जी पेप्टिडोग्लाइकोन, है ना, किस किस की बनी होती है, तो आप क्या बताओगे, पेप्टिडोग्लाइकोन जी, पेप्टिडोग्लाइकोन, और क्या, एमिनो एसिड्स और म्यूरेमिक एसिड, इन तीनों की बनी होती है जी। देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं ना सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप किसकी बताओगे, पेप्टिडोग्लाइकोन, है ना, किस किस की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन, ग्लाइकोन जी। ठीक है, और क्या, तो आप बोलोगे जी किसकी, म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक अम्ल,
ठीक है, और किसकी, तो आप बोलोगे जी क्या, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जी, इन तीनों की बनी होती है जी, एमिनो अम्ल की बनी होती है। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को। चलो, तो यहां पे मुना किसकी बनी होती है, यदि आपसे पूछ ले सेल वॉल, तो आप बोलोगे जी पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस म्यूरेमिक एसिड प्लस एमिनो एसिड की बनी होती है। जबकि यहां पे बात करें तो मैंने यहां पे बताया था यूकेरियोटिक सेल में प्लांट सेल और कवक यानी फंगी और सेवाल यानी एल्गी, इन तीन के अंदर ही क्या पाया जाता है जी, आप बोलोगे जी क्या पाई जाती है, सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है जी। अच्छा, अब प्लांट में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे जी किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज आप बोल सकते हो, ठीक है ना, तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज, आप ध्यान रख सकते हो भाई, ठीक है। और फंगी जो है यानी कवक, कवक में किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे जी काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। और पादपों में मैंने आपको बता दिया किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है जी, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, यहां पे यदि बात करें ना एल्गी के अंदर, तो एल्गी में किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे जी किसकी बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज है ना, प्लस क्या भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या, तो आप बोलोगे जी गलैक्टोन्स, प्लस क्या, गलैक्टोन्स, इनकी बनी होती है। ठीक है, बहुत बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहां से, देखो बहुत बार आपसे पूछते हैं कि कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, भाई काइटिन की। आपसे पूछते हैं पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की, है ना। आपसे पूछे कि एल्गी यानी शैवाल में किसकी बनी होती है, तो आप किसकी बताओगे, सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गलैक्टोन्स की बनी होती है जी। और यदि आपसे पूछ ले बैक्टीरिया वगैरह के अंदर किसकी बनी होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस म्यूरेमिक एसिड प्लस एमिनो एसिड की बनी होती है जी। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को। ये वाला स्लाइड मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं। देखो यहां पे सबसे पहले आपने क्या देखा, ये देखा जी, देखो क्या दो प्रकार की सेल पड़ी अपने, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जी। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो आप बोलोगे जी केंद्रक जो होता है वो या तो क्या होता है, अब्सेंट, या फिर क्या होता है जी, इमेच्योर होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में अपने बात करें तो क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है जी। अच्छा, इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती जी, उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। फिर यदि बात करें मुना, आप बोलोगे जी इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बैक्टीरिया और क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल जी, जीवाणु और नीली हरी शैवाल। और ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या आप बोलोगे जी, फोटोसिंथेसिस करता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया ही होता है ये भी, इसे क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं जी। ठीक है, अच्छा यहां पे मुना आप देखोगे क्या क्या है जी एग्जाम्पल, एल्गी यानी शैवाल, फंगी यानी कवक, और प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है जी, अब इनके अंदर भी सेल वॉल होती है जी, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाएगी जी। अब इसके अंदर पाई जाएगी तो किसकी बनी होती है जी, तो आप बोलोगे पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस एमिनो एसिड प्लस म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। जबकि यहां पे बात करें तो सिर्फ तीनों के अंदर, सिर्फ तीन के अंदर पाई जाती है जी सेल वॉल, एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है जी। ठीक है ना, तो एल्गी में किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ग्लैक्टोन्स की। अच्छा, फंगी में किसकी बनी होती है यानी कवक में, तो आप बोलोगे जी काइटिन की। पादप कोशिका में किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे जी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, बात क्लियर है, यहां तक थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। चलो आगे अपने और बात करते हैं जी इनके डिफरेंस की थोड़ी सी। देखो ये है जी अपने पास क्या, अभी दूसरी स्लाइड पे अपने बात करते हैं कि और क्या डिफरेंस पाया जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो देखो दूसरा आप बोलोगे जी, देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, उनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल मुना कौन सा होता है, तो आप बोलोगे जी यहां पे भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, डीएनए। और यूकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है, तो आप बोलोगे डीएनए होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे जी यहां पे जो डीएनए होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल में, वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है मुना, वर्ताकार, और सिंगल हेलिक्स होता है भाई, एकल कुंडलित होता है। कैसा होता है, एकल कुंडलित मुना, इस तरीके से एकल कुंडलित होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मैं आपको बात करूं तो आप बोलोगे जी जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही होता है, लेकिन ये कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है इस तरीके से। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है भी। अच्छा, दूसरा यदि बात करें, ठीक है, फिर आप बोलोगे जी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रोटेक्टेड नहीं होता, ये सीधी सी बात है, जेनेटिक मटेरियल वगैरह। और ऐसे जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोड बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोड बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है भी सभी को। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात करें मुना, इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन कौन से पाए जाते हैं, 70S टाइप। कौन से पाए जाते हैं जी, 70S टाइप। ठीक है जी। अच्छा, यूकैरियोटिक के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यहां पे कौन से पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे जी 80S टाइप। कौन से होते हैं, 80S टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर अपने बात करें मुना, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता जी,
यानी कोशिकांग की बात कर रहे हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं और कौन कौन से नहीं पाए जाते जी। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जी, प्रेजेंट होता है। फिर यदि बात करें मुना गोल्जी बॉडीज की यानी गोल्जी कोए की, तो इनके अंदर क्या होता है जी, अब्सेंट, ठीक है, अनुपस्थित होता है। यहां पे बात करें तो क्या होता है मुना, प्रेजेंट, उपस्थित होता है जी, ठीक है। फिर लाइसोसोम की बात करें तो आप बोलोगे जी यहां पे क्या होता है, अब्सेंट, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है जी। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करें तो यहां पे क्या होता है मुना, अब्सेंट, और यहां पे क्या होती है जी, प्रेजेंट होती है अंतःप्रद्रवी जालिका जी, ठीक है। फिर बात करें मुना, देखो यहां पे क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जी, ठीक है ना, और वो भी पैक्ड डीएनए के रूप में। यहां पे भी क्या होती है जी, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, दोनों के अंदर ही पाई जाती है। अच्छा, फिर अपने बात करें जी, देखो यहां पे अपने मैन अपने क्या देख लिया जी, डिफरेंस देख लिया इनके, है ना, डिफरेंस देख लिया। देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या नहीं पाई जाती जी, ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगली स्लाइड पे चलें, अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं जी, ये रहा जी, ठीक है, देखो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना जी, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, उनके अंदर मुना क्या होता है, देखो एक तो मैंने आपको बताया जेनेटिक मटेरियल क्या होता है जी, डीएनए, डीएनए होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाया जाता है भाई, यानी उसकी कोशिका के अंदर कुछ मात्रा में एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो मुना, प्लाज्मिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि प्लाज्मिड किसके अंदर पाया जाएगा, तो केवल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाएगा जी, किसके अंदर, केवल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, बात क्लियर है भाई, और वो भी किसमें, बैक्टीरिया सेल में, ठीक है, बैक्टीरिया सेल में जी। अच्छा, फिर यदि बात करें, देखो बैक्टीरियल सेल जो होती है वो फ्लैजिला, अब पीछे मैंने अपने जैसे स्ट्रक्चर था उसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे एक क्या था, पूंछनुमा आकृति दिखाई दे रही थी जी, उसे अपने क्या कहते हैं, फ्लैजिला। उस फ्लैजिला का यूज किसके लिए करते हैं, तो आप बोलोगे जी मूवमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, मूवमेंट यानी चलने के लिए करते हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, लोकोमेटिव ऑर्गन बोलते हैं भाई, ठीक है, यानी जो गति प्रदान करने के काम आता है ऐसा अंग है, ठीक है, क्लियर है सभी को। फिर अपने बात करें, देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, उसका कंपैरिजन प्रोकैरियोटिक सेल के साथ किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखो अपने आगे भी बात करेंगे, क्योंकि मुना माइटोकॉन्ड्रिया में समय का डीएनए होता है, और राइबोसोम भी कैसा होता है, 70s टाइप होता है, ठीक है, 70s टाइप राइबोसोम होता है। और यहाँ पे यदि बात करें ना प्रोकैरियोटिक में भी, तो यहाँ पे भी मुना 70s टाइप ही राइबोसोम होता है और डीएनए पाया जाता है जी, इसीलिए इसकी कंपेरिजन किसके साथ कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कर देते हैं, ठीक है, बात क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद बात करें जी, देखो अब यहां पे मैं एक साथ लिखवा रहा हूं आपको कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनली सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कौन से डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और कौन से मेम्ब्रेन लेस होते हैं। कहने का मतलब कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर केवल एकल झिल्ली पाई जाती है भाई, एकल परत पाई जाती है, ठीक है, और कौन से ऐसे हैं जिनके चारों ओर दोहरी परत पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कौन से ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन लेस है यानी झिल्ली रहित होते हैं, उनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो देखो एकल मेम्ब्रेन वाले यदि बात करें, सिंगल मेम्ब्रेन वाले, तो आप बोलोगे जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है ना, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी उसके चारों ओर। दूसरा क्या, वैक्यूल्स यानी रिक्तिका, रिक्तिका के चारों ओर भी क्या होती है मुना, सिंगल मेम्ब्रेन। तीसरा मुना क्या, गोल्जी बॉडी, यानी आप बोलोगे जी गोल्जी कोए जो होता है उसके चारों ओर भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो ये तीन सिंगल मेम्ब्रेन वाले हो गए, कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा मुना कौन सा, वैक्यूल्स यानी रिक्तिका, और तीसरा कौन सा, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कोए जी, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे जी ये भी तीन होते हैं, कौन कौन से, देखो एक तो मुना कौन सा होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, दूसरा क्या होता है, तो आप बोलोगे जी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यानी आपका हरित लवक, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं मुना, डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, यानी इसके चारों तीनों के चारों ओर क्या पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है जी। कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, दूसरा क्या, तो आप बोलोगे जी माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा क्या, तो आप बोलोगे जी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तीनों के चारों ओर क्या पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है जी। अच्छा, फिर अपने बात करें जी, क्या मेम्ब्रेन लेस वाली यदि बात करें, यानी मेम्ब्रेन लेस वाली यदि बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, एक सेकंड अपने, हाँ देखो मेम्ब्रेन लेस यदि बात करें तो आप बोलोगे जी वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है मुना कौन सा, राइबोसोम, राइबोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। दूसरा माइक्रोट्यूबल्स यानी जो सूक्ष्म नलिकाएं
या सूक्ष्म काय होते हैं, माइक्रोबॉडीज भी आप इन्हें बोल सकते हो। जैसे आपने आगे बात करेंगे ना स्फेरोसोम्स, है ना, स्फेरोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइओक्सीसोम्स, ये सब क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जी। ठीक है, तो इनके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यानी ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं जी। और तीसरा कौन सा, तो आप बोलोगे जी सेंट्रोसोम, यानी तारककाय जो होता है। ठीक है, ये तीनों मेम्ब्रेनलेस होते हैं। कौन कौन से, तो राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूबुल्स यानी क्या, सूक्ष्म नलिकाएं या सूक्ष्मकाय, और तीसरा कौन सा, सेंट्रोसोम यानी तारककाय जी। ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं तीनों के तीनों। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। मैंने एक साथ लिखवा दिया कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गनली हैं यानी कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर एकल झिल्ली पाई जाती है, किसके चारों ओर दोहरी परत यानी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और कौन से मेम्ब्रेनलेस होते हैं जी। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो अब अपने बात करेंगे मोना सेल ऑर्गनलीज की, यानी कौन कौन से कोशिकांग हैं जी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने बात करें सेल वॉल की। किसकी बात करें मोना, सेल वॉल की। तो सेल वॉल यदि बात करें, देखो डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी सेल वॉल की यानी कोशिका भित्ति की, तो आप बोलोगे जी रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी भी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी जी। ठीक है, अच्छा ये क्या काम करते हैं जी, तो आप बोलोगे जी ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं, और साथ में कोशिका को क्या देते हैं, शेप यानी संरचना देते हैं भाई। ठीक है, यानी सुरक्षा का काम करेंगे और साथ में उसे संरचना प्रदान करेंगे जी। सेल वॉल जो होता है ना, वो प्लांट सेल के अंदर मुना सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है। यानी पादप कोशिकाओं की बात करें तो वहां पे सबसे कठोर भाग क्या होता है, कोशिका भित्ति ही होती है जी, यानी सेल वॉल ही होती है। ठीक है, बात क्लियर है। अब किसकी किसमें किसके अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं। देखो आपको यदि प्रोकैरियोटिक सेल बात करें तो बैक्टीरिया होती है मुना, और ये सारी की सारी क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, चारों की चारों। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल होती है। तो आप बोलोगे जी प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया होती है ना, उसमें किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस एमिनो एसिड प्लस म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, अच्छा फंगाई, फंगी यानी क्या, कवक के अंदर किसकी बनी होती है जी, काइटिन। ठीक है सर। अच्छा फिर यदि एल्गी यानी शैवाल में बात करें तो किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे जी सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या, गलैक्टोन्स की बनी होती है जी। अच्छा प्लांट सेल के अंदर बात करें तो किसकी, सेलुलोज या सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज की बनी होती है जी। ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर ये क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं जी। क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं। ठीक है, बात क्लियर है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं यहाँ पे, रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छा होगा जी। ये जितने भी अपने करेंगे ना यहाँ पे सारे पीपीटी से करेंगे तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर होगा। और ये एक ऐसी पीपीटी बनी है जहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉन्ट वगैरह में दिक्कत आ रही होगी जी, है ना। चलो आगे बात करते हैं जी, अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे बात करते हैं जी। फिर अपने देखो देखो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना मुना, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो क्या लैब के अंदर क्या की जाती है, उस पर ग्राम स्टेन डाई, ग्राम स्टेन डाई करते हैं, और उसमें यदि पर्पल कलर आता है ना, पर्पल कलर आता है तो आप बोलोगे जी वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव। कौन सा होता है भी, ग्राम पॉजिटिव। और यदि पिंक कलर देता है तो आप बोलोगे वो कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, है ना। यानी जब ग्राम स्टेन डाई से कैसा कलर दे, पर्पल, तो वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे जी ग्राम पॉजिटिव। और यदि पिंक कलर दे तो वो कैसा होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा जी। ठीक है, बात क्लियर है। तो सेल वॉल अपने कंप्लीट कर लिया जी। फिर अपने बात करते हैं जी किसकी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मेला, है ना, तीनों एक ही बात है मुना, कोशिका झिल्ली जी। ठीक है, कोशिका झिल्ली। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है भाई, है ना, यानी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा फिर यदि बात करें किसका बना होता है, तो देखो आप बोलोगे जी ये किसका बना होता है, तो ये फोस्फोलिपिड्स का बना होता है। किसका बना होता है भाई, फोस्फोलिपिड्स का। ठीक है, फोस्फोलिपिड्स में क्या क्या होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड्स तो होती है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, यानी प्रोटीन प्लस लिपिड्स यानी वसा और प्लस क्या, आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट्स, तीनों का संयुक्त रूप होता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं भाई, फोस्फोलिपिड्स। इनसे बनी होती है जी क्या, कोशिका झिल्ली। ठीक है सर। फिर यदि बात करें काम क्या करता है जी, तो आप बोलोगे जी क्या करता है, जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पोषक तत्व होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन में क्या करती है, हेल्प करती है भैया। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनका ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन में क्या करती है, सहायता करती है जी। नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, तो आप बोलोगे जी सेमी पेरिमेबल होती है। ठीक है ना, यानी अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है जी। ठीक है, थिकनेस वगैरह यदि आपसे पूछ ले, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, 75 एंगस्ट्रोम होती है, या फिर आप बोलोगे 7.5
है ना, ये और या फिर 0.007 माइक्रोमीटर होती है जी। ठीक है, फिर सेल स्ट्रक्चर को समझने के लिए यानी कोशिका की जो संरचना है ना उसे समझने के लिए एक मॉडल दिया गया था मुना। कौन सा मॉडल था? तो आप बोलोगे जी फ्लूइड मोजेक मॉडल। कौन सा मॉडल था भाई? फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया गया था। और ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बोलोगे जी सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था भाई? सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था जी। ठीक है, बात क्लियर है? चलो अच्छा, फिर अपने बात करते हैं मुना। देखो, सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, है ना, किसने देखा था सेल मेम्ब्रेन को? ठीक है, तो आप बोलोगे जी कोशिका झिल्ली को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? तो आप बोलोगे ग्रेंडल के द्वारा देखा गया था जी। किसके द्वारा देखा गया था? ग्रेंडल के द्वारा देखा गया था। और किसके अंदर देखा था? तो आप बोलोगे जी आरबीसी के अंदर देखा था। किसमें देखा गया था? आरबीसी में। जबकि खोज की यदि बात करें ना, आपसे पूछ ले कि कोशिका झिल्ली की खोज किसके द्वारा, तो आप फिर क्या बताओगे? क्रेमर और नागेली के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? क्रेमर और नागेली के द्वारा। यदि आपसे पूछे कि कोशिका झिल्ली को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था यानी देखा किसने था, तो आप क्या बताओगे? ग्रेंडल ने। किसके अंदर देखा था? आरबीसी में। लेकिन खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्रेमर और नागेली के द्वारा की गई थी। ठीक है, बात क्लियर है? तो अपने कोशिका झिल्ली भी पढ़ लिया जी। दोबारा देख लो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आप बोलोगे क्या होती है? डबल लेयर्ड होती है जी, है ना। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स यानी प्रोटीन प्लस वसा प्लस क्या? कार्बोहाइड्रेट। काम क्या करती है जी? जो आपके पोषक तत्व हो उनके परिवहन में क्या करती है? सहायता। नेचर यानी प्रकृति कैसी होती है? तो आप बोलोगे जी सेमी परमेबल होती है यानी अर्ध पारगम्य होती है जी। ठीक है, अच्छा, फिर यदि बात करें कि कोशिका की संरचना को समझाने के लिए कौन सा मॉडल दिया गया था, तो आप क्या बताओगे? फ्लूइड मोजेक मॉडल। कौन सा दिया गया था भाई? फ्लूइड मोजेक मॉडल। किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर और निकोलसन के द्वारा भाई। ठीक है, अच्छा, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? तो आप बोलोगे जी ग्रेंडल ने किया था। किसके अंदर? आरबीसी में। और डिस्कवर किसके द्वारा यानी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप बोलोगे जी क्रेमर और नागेली के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, बात क्लियर है? तो सेल वाल देख लिया जी, सेल मेम्ब्रेन भी देख लिया। आगे बात करते हैं जी अपना अगला सेल ऑर्गनली कौन सा है? देखो ये पढ़ते हैं अपने न्यूक्लियस। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने कौन सा? न्यूक्लियस जी। देखो न्यूक्लियस यदि बात करें मुना, तो देखो सबसे पहली चीज आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई, है ना, यानी केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या बताओगे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी जी। और किसके अंदर की थी? ऑर्चिड प्लांट जो होता है अपना फूलों वाला जो पौधा होता है ना, उसके अंदर की थी जी। ठीक है ना, यानी केंद्रक की खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके अंदर? ऑर्चिड प्लांट के अंदर भाई। ठीक है, अच्छा, यदि आप बात करो, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वैसे तो कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? या तो अब्सेंट होता है जी, या फिर क्या होता है? इमेच्योर होता है यानी अविकसित होता है। जबकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये पाया जाता है जी। ठीक है, अच्छा, फिर आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियस की स्टडी क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे इसे कहते हैं जी कैरियोलॉजी। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस की स्टडी को, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? कैरियोलॉजी कहते हैं जी। ठीक है जी, फिर अपने बात करें, देखो न्यूक्लियस जो है ना मुना, केंद्रक, वो कोशिका का सबसे बड़ा भाग है जी। क्या है? सबसे बड़ा सेल ऑर्गनली है। यदि आपसे पूछ ले कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है या सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? केंद्रक है जी। कौन सा है? केंद्रक। ठीक है जी, अच्छा, ये जो मैच्योर आरबीसी होती है ना, यानी आरबीसी जब विकसित हो जाती है तो उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है जी। ध्यान रखना है ना, आरबीसी जब क्या हो जाती है ना, मैच्योर हो जाती है, तो उसकी सेल के अंदर क्या? न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि किस सेल के अंदर, आप बोलोगे जी केंद्रक नहीं पाया जाता, तो किसके अंदर नहीं पाया जाता जी? आरबीसी की सेल के अंदर। ठीक है, बात क्लियर है? चलो अच्छा, फिर बात करें मुना दूसरा किसके अंदर, तो ये आपको मैं वहां पे बता दूंगा। देखो जब आप पादप जगत पढ़ोगे ना, पादप पुस्तक अपने पढ़ेंगे यानी प्लांट टिश्यूज अपने पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर फ्लोएम होता है मुना, और फ्लोएम के अंदर सीव सेल होती है। उन सीव सेल के अंदर भी क्या नहीं पाई जाती? जो आप बोलोगे न्यूक्लियस नहीं होता जी। ठीक है, अपने प्लांट टिश्यू के अंदर अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी, अच्छा, फिर अपने बात करें, देखो और किस नाम से जाना जाता है जी न्यूक्लियस को? और किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे जी एक तो इसे क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं भाई, है ना, मैनेज करता है चीजों को, मैनेजर कहते हैं। दूसरा कंट्रोलर यानी नियंत्रण में रखता है, इसलिए क्या कहते हैं? कंट्रोलर यानी नियंत्रक कहते हैं जी। और क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का मस्तिष्क भी किसे कहा जाता है जी? न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो न्यूक्लियस को किस किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताओगे? मैनेजर, कंट्रोलर, मैनेजर ऑफ सेल,
कंट्रोलर ऑफ सेल और ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है जी। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, फिर मुना न्यूक्लियस जो होता है ना, केंद्रक, वो 4 भागों से मिलकर बना होता है जी। उसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट कौन कौन से? तो एक तो होता है मुना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। दूसरा होता है क्या? न्यूक्लियोलस, है ना, यानी केंद्रिका। केंद्रिका होता है जी, देखो मैं आपको लिख देता हूं, ये क्या होती है? केंद्रिका। ठीक है, और तीसरा आपका होता है जी क्या? आप बोलोगे जी क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य होता है जी। तीसरा आपका क्या होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य जी। ठीक है, और चौथा आपका होता है जी क्या? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन भाई, क्रोमेटिन। ठीक है, पहला आपका क्या? तो आप बोलोगे जी क्या? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। तो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है जी केंद्रक। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? तो आप क्या क्या बताओगे? केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, और तीसरा क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, और चौथा क्या? तो आप बोलोगे जी क्रोमेटिन। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब इनकी बात करते हैं जी थोड़ी थोड़ी। देखो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यदि बात करें यानी केंद्रक झिल्ली, तो आप बोलोगे जी ये किसकी बनी होती है? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे। तो केंद्रक झिल्ली मुना किसकी बनी होती है? तो आप बोलोगे जी लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है जी। ठीक है, दूसरा देखो, ये क्या काम करती है? तो आप बोलोगे जी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। केंद्रक को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है जी। जो केंद्रक अपना होता है उसको क्या करती है जी? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, दूसरा यदि बात करें मुना न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। केंद्रिका क्या? तो आप बोलोगे जी पर्पल कलर का होता है। ठीक है, यानी बैंगनी कलर की होती है, और केवल कब दिखाई देती है? सेल डिवीजन के टाइम पे। देखो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो ये बैंगनी कलर की ये दिखाई दे रही है। जब सेल डिवीजन होता है ना, ये मुना क्या है? न्यूक्लियोलस है यानी केंद्रिका है भाई। ठीक है, ये केवल कब दिखाई देती है? जब सेल का डिवीजन होता है, यानी सेल 2 भागों में बढ़ती है। ठीक है ना, उसी टाइम पे क्या दिखाई देती है मुना? अपना न्यूक्लियोलस दिखाई देती है यानी केंद्रिका दिखाई देती है जी। ठीक है जी, तीसरा क्या मुना? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। इसके अंदर क्या क्या? देखो लिक्विड पार्ट होता है मुना, ये आपको पता है, द्रव भाग होता है जी। और इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है जी। क्या पाया जाता है? आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि आरएनए कहां पाया जाता है, कहां कहां पाया जाएगा, है ना। आगे अपने बात करेंगे, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता है। तो ध्यान रखना, केंद्रक द्रव्य में क्या पाया जाता है? आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो फिर मुना क्रोमेटिन। क्रोमेटिन यदि बात करें तो आप सबको पता है जी क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, और यही आगे जाके अतिकुंडलित होकर किसका निर्माण करती है मुना? क्रोमोसोम्स का निर्माण करती है, यानी गुणसूत्रों का निर्माण करती है जी। ठीक है, बात क्लियर है। 4 पार्ट अपने देखे, दोबारा देखो एक बार। आप बोलोगे जी न्यूक्लियस 4 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। दूसरा आप बोलोगे जी क्या? न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। तीसरा आप बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। चौथा आप बोलोगे जी क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो आप बोलोगे लिपोप्रोटीन की बनी होती है जी। ठीक है, और क्या काम करती है? केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है जी। फिर यदि बात करें केंद्रिका की, तो आप बोलोगे जी कैसी होती है? बैंगनी कलर की होती है, केवल सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देती है जी। फिर केंद्रक द्रव्य की बात करें तो लिक्विड पार्ट है मुना, और ये क्या? इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं जी? आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं जी। ठीक है, फिर अपने बात करें मुना क्रोमेटिन, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। ये आगे जाके अतिकुंडलित होकर किसका निर्माण कर लेती हैं? क्रोमोसोम्स का निर्माण कर लेती है जी। ठीक है, बात क्लियर है अभी यहां तक? यहां तक बातें क्लियर है। चलो, तो पहला अपना तीसरा अपना सेल ऑर्गेनली सल्टालिया अपना कौन सा? केंद्रक यानी न्यूक्लियस सल्टालिया जी। चलो आगे बात करते हैं जी, अगला अपना कौन सा है? देखो, अच्छा अब न्यूक्लियस के अंदर ही अपने ये सारी चीजें पढ़ेंगे जी। देखो ये सारी चीजें मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, डीएनए वगैरह के बारे में। देखो आप बोलोगे जी न्यूक्लियस के अंदर है ना, न्यूक्लियस यानी जो अपना केंद्रक होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? देखो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है मुना। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था? फ्रेडरिक मिसर ने बताया था। किसने बताया था? फ्रेडरिक मिसर ने बताया था भाई। ठीक है, अच्छा ये जो न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं ना, इन्हीं से क्या बनते हैं मुना? डीएनए और आरएनए बनते हैं। क्या बनते हैं? डीएनए और आरएनए बनते हैं जी। ठीक है, क्या होता है डीएनए की फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की क्या होती है? तो आप बोलोगे जी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी जो केंद्रक होता है उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जी, और उन्हीं से अपने किसका निर्माण होता है? डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फ्रेडरिक मिसर जी ने बताया था जी। ठीक है, अच्छा डीएनए क्या होता है जी? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? तो आप बोलोगे जी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है जी। ठीक है जी, अच्छा फिर यदि बात करें मुना
मुना डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी संरचना कैसी होती है, तो आप बोलोगे जी कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है। कैसी होती है, डबल हेलिक्स, यानी द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है, द्विकुंडलित, इस तरीके से जी, ठीक है। और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके द्वारा दी गई थी, तो आप बोलोगे वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी भी, वाटसन और क्रिक। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है वो किसके द्वारा दी गई थी भाई, तो आप क्या बताओगे, वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी जी, ठीक है। फिर अपने बात करें मुना आरएनए की, तो आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सिंगल हेलिक्स होती है। कैसी होती है मुना, सिंगल हेलिक्स। और ये किसके द्वारा दी गई थी, फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा ही दी गई थी जी, ठीक है। बात क्लियर है, पहला डिफरेंस क्लियर है अपने को। दूसरा देखो मुना, न्यूक्लियस के अलावा, यानी आप बोलोगे जी केंद्रक के अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में खुद का डीएनए होता है। देखो बहुत बार एग्जाम में फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है जी। आपसे डायरेक्ट मैं ऐसे पूछूं ना कि डीएनए कहां कहां पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखने मुना 3 सेल ऑर्गेनली। कौन कौन से, एक तो आप बोलोगे जी केंद्रक, है ना, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। दूसरा आप बोलोगे माइट्रोकॉन्ड्रिया, और तीसरा आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे जी क्या, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक भाई, ठीक है। डीएनए कहां कहां पाया जाता है मैं आपसे पूछ लूं तो आप क्या बताओगे, केंद्रक, माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना, और तीसरा क्या, हरित लवक यानी न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है जी। जब आरएनए की बात करें ना मुना, तो आरएनए कहां पाया जाता है, तो दो, यहां पे दो जगह, कहां कहां, तो आप बोलोगे एक तो न्यूक्लियस के अंदर, यानी केंद्रक के अंदर तो होते ही मुना डीएनए और आरएनए दोनों, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से ही तो बनते हैं ये, न्यूक्लिक एसिड यहीं पे होता है जी, है ना। तो केंद्रक तो अपने पास है ही जी दोनों में, ठीक है। तो केंद्रक में, और दूसरा आप बोलोगे जी किसके अंदर, साइटोप्लाज्म। और केंद्रक में भी कौन सी जगह पाए जाते हैं आरएनए, तो मैंने आपको बताया, देखो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, है ना, यानी केंद्रक द्रव के अंदर पाए जाते हैं जी। और दूसरे कहां पे पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर भी आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए कौन कौन सी जगह बताया मैंने आपको, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, दूसरा आप बोलोगे जी कहां, माइट्रोकॉन्ड्रिया, और तीसरा आप बोलोगे जी क्या, क्लोरोप्लास्ट, यानी इन तीनों के पास खुद का डीएनए होता है जी, ठीक है। जबकि आरएनए की बात करें कहां कहां पाए जाएंगे, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में भी कौन सी जगह, न्यूक्लिक आप बोलोगे जी क्या, ये देखो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, यानी केंद्रक द्रव्य के अंदर, और दूसरा कहां, आप बोलोगे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर जी, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा फिर देखते हैं जी, देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल के जैसे ही होता है, बिल्कुल। कैसा होता है, आप बोलोगे सर्कुलर और सिंगल हेलिक्स। देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने बताया था कैसा होता है डीएनए, अपने पहले बात की थी ना डिफरेंस में, कैसा होता है, तो आप बोलोगे जी सर्कुलर होता है यानी वर्ताकार होता है, और कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स यानी एकल कुंडलित होता है जी। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा ही होता है ना। और साथ में 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं दोनों के पास, इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया की कंपेरिजन किससे करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं जी। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं किससे करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं जी, ठीक है। अच्छा फिर यदि बात करें मुना, डीएनए और आरएनए जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। न्यूक्लिक एसिड की एक लंबी श्रृंखला बन जाए उसे अपने क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं जी, ठीक है ना। उसी से अपने क्या बनते हैं, डीएनए और आरएनए बनते हैं जी, ठीक है। अच्छा होता क्या क्या जी यहाँ पे, तो आप बोलोगे जी देखो डीएनए और आरएनए में क्या होता है, एक तो मुना शुगर ग्रुप होता है, ठीक है, और क्या होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है जी, और क्या होते हैं अपने पास, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं यानी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ठीक है। इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है जी। क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड, यानी शुगर ग्रुप प्लस आप क्या बोलोगे, फॉस्फेरिक एसिड प्लस आप क्या बोलोगे, नाइट्रोजन बेसिस यानी नाइट्रोजन क्षारक। इन सब से मिलकर क्या बनता है जी, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। अच्छा डीएनए में यदि बात करें ना मुना, तो कितनी राइबोज शर्करा होती है, तो आप बोलोगे जी 2। देखो अरे शुगर ग्रुप की बात कर रहा हूं, शुगर यही तो है, राइबोज शुगर कितनी होती है, तो आप बोलोगे 2 होती हैं जी। जबकि आरएनए में कितनी होती है मुना, 1, ठीक है। डीएनए में कितनी होती है जी राइबोज शुगर, तो आप बोलोगे जी 2, और आरएनए में कितनी होती है, 1, ठीक है। और ये जो शुगर ग्रुप होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, पेंटोज, यानी जिसके अंदर कितने होते हैं, 5 कार्बन पाए जाएंगे जी। जिनके अंदर कितने कार्बन पाए जाते हैं, 5, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं मुना, फॉस्फेरिक एसिड क्या काम करते हैं, हेलिक्स बनाने का काम करते हैं। जो आपकी ये कुंडलियां बनी होती है ना जी, ये कुंडलियां आपकी जो बनी होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं, फॉस्फेरिक एसिड की बनी होती हैं जी, ठीक है। फॉस्फेरिक एसिड से क्या बनते हैं मुना, फॉस्फेट, और फॉस्फेट की ये क्या बनती है, हेलिक्स बनते हैं जी, ठीक है। तो मतलब आप डायरेक्ट ये भी तो बोल सकते हो कि फॉस्फेरिक एसिड किस काम आता है जी, हेलिक्स बनाने के काम आता है, क्योंकि फॉस्फेरिक एसिड से फॉस्फेट बनता है और उसी से अपने क्या बनाते हैं जी, हेलिक्स बनाते हैं, यानी कुंडली बनी होती है जी उसकी, ठीक है। बात क्लियर है जी। चलो फिर अपने बात करें मुना, डीएनए और आरएनए में कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे जी। देखो आगे अपने बात करेंगे मुना,
नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बॉन्ड पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो वो कौन से बॉन्ड होंगे, कोवलेंट बॉन्ड होंगे या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो आप बोलोगे जी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं भाई, ठीक है। दोबारा देखो मुन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। आप बोलोगे जी क्या, देखो न्यूक्लियस के अंदर अपने क्या होते हैं जी, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। ये सबसे पहले किसने बताया, फ्रेडरिक मिसर ने बताया जी। अच्छा, इसी से क्या बने होते हैं जी, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म तो आप बोलोगे डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की क्या होती है, तो आप बोलोगे जी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है जी। अच्छा, डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो आप बोलोगे जी द्विकुंडलित होती है, और किसके द्वारा दी गई थी, वाटसन और क्रिक के द्वारा। आरएनए की कैसी होती है मुन्ना, एकल कुंडलित होती है, यानी सिंगल हेलिक्स होती है, और किसके द्वारा दी गई थी, फ्रेडरिक मिसर के द्वारा भी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बता दिया, देखो केंद्रक के अलावा, केंद्रक के अलावा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ध्यान रख सकते हो कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है जी खुद का, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर, और कहाँ पे, माइट्रोकॉन्ड्रिया, और यानी तीसरा कहाँ, तो आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक में जी। आरएनए कहाँ कहाँ, तो मैंने आपको दो जगह बताया जी, एक तो कहाँ भी आप बोलोगे न्यूक्लियस में, कौन सी जगह, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य जी, और दूसरा कहाँ, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में, ठीक है जी। अच्छा, माइट्रोकॉन्ड्रिया की कंपैरिजन किससे करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से। क्यों करते हैं, तो मैंने आपको रीजन बता दिया, एक तो 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं जी दोनों के अंदर, और दूसरा मुना जो डीएनए होता है ना माइट्रोकॉन्ड्रिया में, वो सेम प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, और क्या होता है, सर्कुलर होता है जी, ठीक है। इसलिए इसका कंपेयर किसके साथ कर देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कर देते हैं जी, ठीक है। फिर अपने बात करें मुना, डीएनए और आरएनए जो है वो किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं जी। अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, तो सुगर ग्रुप प्लस फॉस्फेरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेसिस यानी नाइट्रोजन क्षारक, इन तीनों से मिलकर बना होता है जी, ठीक है। अच्छा, डीएनए में कितनी राइबोज शुगर होती है, तो आप बोलोगे 2, और आरएनए में कितनी होती है, तो आप बोलोगे जी 1 होती है, ठीक है। और ये जो शुगर होती है ये कौन सी, तो पेंटोज शुगर होती है, यानी 5 कार्बन होते हैं जी इनके अंदर। अच्छा, फिर यदि बात करें फॉस्फेरिक एसिड किस काम आता है जी, हेलिक्स बनाने के काम आता है। किससे बनते हैं हेलिक्स, फॉस्फेट के बने होते हैं जी, किसके, फॉस्फेट के, ठीक है। और डीएनए और आरएनए में कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, तो आप बोलोगे जी कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं जी। कौन से पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। चलो आगे अपने बात करते हैं, देखो इस स्लाइड पे देखो, अब नाइट्रोजन क्षारक की बात करूं ना मैं, नाइट्रोजन क्षारक बताया था दूसरा, उन दोनों की तो बात अपने कर ली जी, शुगर ग्रुप की बात कर ली, और दूसरा अपने किसकी बात कर ली जी, फॉस्फेरिक एसिड की बात कर ली, किस काम वगैरह आते हैं जी। अब अपने बात करते हैं मुना, नाइट्रोजन बेसिस यदि बात करें ना, तो वो दो हो गए जी, कौन कौन से, प्यूरिन और पिरामिडिन। कौन कौन से भाई, प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है। अब प्यूरिन में ये दो आ गए जी, कौन कौन से, तो आप बोलोगे एडेनिन और गवानिन। कौन कौन से आगे जी, एडेनिन और कौन से, गवानिन, ठीक है, गवानिन जी, ठीक है। जबकि पिरामिडिन ये प्यूरिन में आगे जी दोनों, ठीक है। जबकि पिरामिडिन में मैं बात करूं, पिरामिडिन में मैं बात करूं, तो आप बोलोगे जी पिरामिडिन में कौन कौन से आ गए, तो आप बोलोगे जी एक तो आ गया कौन सा, थायमीन, थायमीन जी, ठीक है। दूसरा कौन सा भी, तो आप बोलोगे जी यूरेसिल, है ना, यूरेसिल, यूरेसिल। और तीसरा कौन सा, तो आप बोलोगे जी साइटोसिन, कौन सा, साइटोसिन। ये लो जी, ये तीन यहां पे आ गए जी पिरामिडिन के अंदर, ठीक है। प्यूरिन में कौन कौन से, एडेनिन और गवानिन, जबकि पिरामिडिन में कौन से, तो थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। अब देखो डीएनए में तो क्या होता है, तो आप बोलोगे देखो एडेनिन, ए से क्या हो गया ना, एडेनिन और थायमीन ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं जी। जबकि साइटोसिन जो होता है वो किसके साथ, गवानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। और कौन से बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जी। जबकि आरएनए में बात करूं ना, तो एडेनिन के साथ क्या आता है जी, यूरेसिल डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और साइटोसिन के साथ तो गवानिन ही होता है जी। तो अब मैं आपसे पूछ लूं कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट नहीं होता भाई, कौन सा नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित नहीं होता, तो आप कौन सा बताओगे, देखो यहाँ पे कौन सा नहीं होता, ना यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा प्रेजेंट नहीं होता भाई, यूरेसिल। जबकि आरएनए में मैं आपसे पूछूं कौन सा नहीं होता, तो आप बोलोगे जी कौन सा नहीं होता, आप बोलोगे जी सॉरी एडेनिन तो होता ना भाई, आपका कौन सा नहीं होता, थायमीन। कौन सा नहीं होता भाई, थायमीन नहीं होता जी। आपका कौन सा नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट नहीं होता, तो आप क्या बताओगे, थायमीन प्रेजेंट नहीं होता जी, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, चलो आगे बात करें जी, आगे बात करें अपने, देखो अच्छा ये आपको मैंने बता ही दिया जी। अच्छा, यूरेसिल से जुड़ा होता है, थायमीन से जुड़ा होता है, सब बातें अपने कर ली यहाँ पे। चलो अब अपने बात करेंगे जी, देखो डीएनए में मैं बात करूँ ना मुना, ये इस स्लाइड पे आ जाता है जी अपना, है ना। देखो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ इसको पूरे को। यहां पे यदि बात करें, देखो हाँ देखो भाई,
यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आप देखोगे ना मुना, इसके अंदर ये डीएनए की संरचना है। और यहाँ पे एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे जो बेस पेयर है, देखो इस तरीके से बेस पेयर दे रखे हैं अपने को, बेस पेयर दे रखे हैं। और यहाँ पे दो बेस पेयर के बीच में दूरी आपको पूछे कितनी होती है, तो आप बोलोगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है जी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है दो बेस पेयर के बीच में, दो नाइट्रोजन क्षारक के क्या बंद के बीच में होती है जी। जबकि एक कुंडली की बात करूं ना, यहाँ पे एक हेलिक्स की बात करूं, तो इस एक पूरी हेलिक्स की कितनी होती है भी, तो आप बोलोगे 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है जी, ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए एक कुंडली के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षारक बंद के रूप में रहेंगे जी, तो आप बोलोगे कितने? 10। कितने रहेंगे जी? 10। देखो अरे दो के बीच में कितना गैप होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम का। और पूरी कुंडली की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो कितने हो गए जी? 10। कितने हो गए? 10। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? चलो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं जी, अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये राज देखो, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही कि क्या, कि देखो डीएनए में जो दो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे जी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक घुमाव यानी एक पूरी यदि हेलिक्स की बात करें तो उसकी लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक घुमाव में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं भाई, तो आप बोलोगे जी 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, यानी 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं जी। ठीक है मुना, अब अपने बात करते हैं जी किसकी? आरएनए की। तो आरएनए यदि बात करें तो आप बोलोगे जी आरएनए काम क्या करता है, तो आरएनए है ना मुना प्रोटीन निर्माण का काम करता है भाई। किसका काम करता है? प्रोटीन निर्माण का। ठीक है, अच्छा आरएनए कितने टाइप का होता है, तो आप बोलोगे जी 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का भी? 3। कौन कौन से, तो आप बोलोगे जी एमआरएनए, है ना। कौन कौन सा होता है? देखो एक तो आपका होता है जी एमआरएनए, दूसरा आपका क्या होता है? आरआरएनए, और तीसरा होता है आपका टीआरएनए। ठीक है, एम से मतलब क्या मुना? मैसेंजर, आर से मतलब क्या? राइबो, और टी से मतलब क्या? तो आप बोलोगे ट्रांसफर आरएनए। ये क्या हो गया मुना? मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबो आरएनए, और टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए भाई। ठीक है, होता क्या जी, इनका काम क्या होता है पता है आपको? आप बोलोगे जी बॉडी के अंदर जहां पे भी प्रोटीन की कमी होती है, जहां पे भी प्रोटीन की कमी होती है, ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है। क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है कि वहां पे बॉडी में उस जगह पे प्रोटीन की कमी है जी। ठीक है, अच्छा ये राइबो आरएनए क्या काम करता है मुना? आरआरएनए क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता है फिर। ठीक है, अच्छा फिर जो टीआरएनए होता है वो क्या करता है? जहां पे भी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो रखी है वहां पे क्या कर देता है? प्रोटीन को ट्रांसफर कर देता है जी। क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, बात क्लियर है तीनों की? यानी मैसेंजर क्या काम करता है? संदेश पहुंचाता है कि उस जगह प्रोटीन की कमी हो रखी है जी। आरआरएनए क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता रहता है जी, मैन यही है। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? वहां पे प्रोटीन को पहुंचा देता है जी। ठीक है, ट्रांसफर कर देता है। चलो अच्छा, अब देखो मुना, डीएनए से क्या बनते हैं मुना? आरएनए, और आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन। डीएनए से क्या बनते हैं? आरएनए, और आरएनए से क्या बनते हैं जी? प्रोटीन। और डीएनए से जो आरएनए बनता है ना उसे अपने बोलते हैं मुना ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है भाई। ठीक है, अनुवादन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुवादन। ठीक है, अच्छा दूसरा होता है मुना आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन। आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन। उसे अपने क्या बोलते हैं मुना? ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन यानी अनुलेखन बोलते हैं भाई। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनना तो आप बोलोगे जी उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनना तो उसे आप क्या कहोगे? ट्रांसलेशन कहोगे जी। ठीक है, जबकि वायरस वगैरह जो होते हैं ना, जैसे खासतौर पे एचआईवी वायरस जो होता है वहां पे मुना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है। यानी बनना तो क्या चाहिए जी? डीएनए से आरएनए, लेकिन वहां पे क्या होता है? आरएनए से क्या बनने स्टार्ट हो जाता है? डीएनए। आरएनए से डीएनए बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे अपने क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अरे डीएनए से आरएनए क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जी वो। ठीक है, बात क्लियर है अभी? चलो आगे देखते हैं जी। अब डीएनए की बात करें तो आप बोलोगे जी ये क्या है? एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है ना, आनुवांशिक पदार्थ है जी। ठीक है, अच्छा किस किस से बना होता है जी? तो देखो अब डीएनए यदि बात करें तो डीएनए तो आपने बात करी ली भाई, है ना। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन यदि बात करें, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बना किसका निर्माण होता है? क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र का निर्माण होता है जी। तो आपसे पूछ ले गुणसूत्र का निर्माण किस किस से मिलकर बना होता है? गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? तो आप किससे बताओगे? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से होता है जी। ठीक है, और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कैसी संरचना होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बता दिया दागेनुमा संरचनाएं होती हैं जी, और हमेशा किस में पाई जाएंगी? पेयर में, यानी जोड़े में पाई जाती हैं जी। किस में पाई जाती हैं? जोड़े में पाई जाती हैं जी। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा इसकी खोज किसके द्वारा? तो आप बोलोगे जी क्रोमोसोम्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? वाल्डेयर, और साथ में फ्लेमिंग मिले तो क्या बताओगे? वाल्डेयर और फ्लेमिंग के द्वारा जी। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा फिर मैंने आपको बता ही दिया क्रोमेटिन टर्म वगैरह छोड़ो। ठीक है, ह्यूमन के अंदर यदि बात करें
मुना, तो कितने पेयर होते हैं भाई, तो आप बोलोगे जी ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं जी, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मुना पी यानी मटर के पौधे में बात करें तो कितने होते हैं, 7 पेयर होते हैं जी, ठीक है। और चिंपैंजी में बात करें तो कितने होते हैं, तो आप बोलोगे जी 24 पेयर होते हैं। गेहूं में बात करें तो कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं जी। कैट के अंदर यानी बिल्ली के अंदर बात करें तो कितने होते हैं, 19 पेयर होते हैं। और मॉस्किटो के अंदर बात करें तो कितने होते हैं, 3 पेयर होते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लेके आया हूं यहाँ पे, है ना। कई बार जैसे चिंपैंजी वगैरह का तो खासतौर पे पूछा हुआ है, और पी यानी मटर के पौधे का भी पूछा हुआ जी, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक्स के लिए काम किया था ना यहाँ पे ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के पौधे पे भी, तो यहाँ पे पूछ लेते हैं कई बार, है ना। तो देखो ह्यूमन के अंदर कितना भाई, 23 पेयर यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जी, 46 गुणसूत्र होते हैं। जबकि मटर के पौधे में बात करें तो 7 पेयर होते हैं। चिंपैंजी में तो आप बोलोगे 24 पेयर होते हैं जी। गेहूं में कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 22 पेयर होते हैं जी। और कैट में कितने होते हैं, तो 19 पेयर होते हैं। और मॉस्किटो यानी मच्छर में कितने होते हैं, तो आप बोलोगे जी 3 पेयर होते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो आगे बात करते हैं जी, अगले स्लाइड पे आते हैं अपने। अगला स्लाइड ये रहा जी, देखो फिर अपने बात करें ना क्रोमोसोम्स की, देखो तो आप बोलोगे जी देखो क्रोमोसोम्स यदि बात करें तो यहाँ पे टोटल 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, मैंने आपको बताया, यानी 23 पेयर होते हैं जी। उसमें से जो 22 पेयर होते हैं ना मुना, यानी टोटल अपने बात करें तो कितने होते हैं, तो आप बोलोगे जी 24 पेयर होते हैं। गुणसूत्र यदि बात करें मुना कितने होते हैं, तो आप बोलोगे जी 24 पेयर होते हैं टोटल। टोटल कितने होते हैं, सॉरी 23 पेयर, है ना, 23 पेयर होते हैं भाई, यानी टोटल कितने हो गए, तो आप बोलोगे जी 46 गुणसूत्र, 46 हो गए जी, ठीक है। उसमें से मुना जो 22 पेयर होते हैं ना, 22 पेयर जो होते हैं वो तो होते हैं आपके कौन से, तो आप बोलते हिंदी में तो बोल देते हो इन्हें क्या, कायिक गुणसूत्र या फिर अलैंगिक गुणसूत्र भाई, अलैंगिक गुणसूत्र, ठीक है। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं मुना, ऑटोसोम्स, क्या बोलते हैं इनको, ऑटोसोम्स बोलते हैं जी, ठीक है, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, आपकी देहिकी का निर्माण करते हैं जी, यानी आपकी शरीर की संरचना की जो संरचना है, बनावट है, उसका निर्माण करते हैं जी, देहिकी का निर्माण करते हैं जी ये, ठीक है। जबकि एक पेयर जो होता है ना मुना, और ये मेल और फीमेल सब में क्या होते हैं जी, सेम होते हैं। जबकि यहाँ पे जो एक पेयर होता है उसे अपने बोला जाता है मुना क्या, लैंगिक गुणसूत्र, क्या बोला जाता है भाई, लैंगिक, लैंगिक गुणसूत्र बोला जाता है। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे एलोसोम्स कहते हैं जी, क्या कहते हैं, एलोसोम्स, एलोसोम्स कहते हैं जी, ठीक है। अच्छा यदि आप बात करो ये मेल और फीमेल में अलग होता है जी, अलग अलग होता है। तो मेल में यदि बात करें तो कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे जी एक पेयर कौन सा होता है, तो एक पेयर में 2 पाए जाएंगे भी, एक्स और वाई, ठीक है। जबकि फीमेल में यदि बात करें ना मुना, तो फीमेल में कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे जी एक पेयर कौन सा होता है, एक्स एक्स के रूप में पाया जाता है जी, किसके रूप में पाया जाता है, एक्स एक्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। और ये जो एलोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं भाई, किसका निर्धारण करते हैं, लिंग का, ठीक है। अब यदि लड़का हो गया लड़की होगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, तो मेल एलोसोम्स होते हैं। कौन से होते हैं, मेल, यानी मेल वाले। एक्स यदि गुणसूत्र मिलाप करता है तो आप बोलोगे जी लड़की होगी, और यदि वाई गुणसूत्र आता है तो वहां से तो आप बोलोगे जी क्या होगा, लड़की, लड़के का जन्म होगा जी, ठीक है। बात क्लियर है अभी, चलो तो यही बातें सारी की सारी हैं। देखो मुना ह्यूमंस में यदि बात करें तो 22 पेयर क्या होते हैं, तो ऑटोसोम्स होते हैं जी, जो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, सेम, ठीक है। एक पेयर क्या होता है, तो आप बोलोगे एलोसोम्स होते हैं, जो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, अलग अलग। मेल में तो क्या होते हैं जी 44 तो सेम हो गया जी, जो ऑटोसोम्स हैं, प्लस क्या हो गया, एक्स वाई। और फीमेल में बात करें तो 44 तो वो सेम हो गए, और प्लस क्या हो गया जी, एक्स एक्स, ठीक है। अच्छा ये जेंडर डिटर्मिनेशन का काम कौन करते हैं, मेल एलोसोम्स, मैंने आपको बता दिया, पुरुष वाले काम करेंगे जी, ठीक है। यानी लिंग निर्धारण का काम कौन करेंगे, पुरुष वाले जी। फिर मुना जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, ट्रांसजेंडर, उनके अंदर देखो ये क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जी, क्या एक रोग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसकी तरह ही अपने पास ये क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कौन से, तो आप बोलोगे जी 44 तो वो सेम होते हैं, प्लस क्या, एक्स वाई तो होता है, साथ में एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है जी यहाँ पे। यानी टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ट्रांसजेंडर के अंदर, तो आप बोलोगे 47 क्रोमोसोम्स होते हैं जी। यानी कितने होते हैं भाई, 47 होते हैं टोटल, ठीक है। बात क्लियर है अभी सभी को। चलो आगे अपने बात करते हैं मुना किसकी, देखो जीन, जीन की बात कर देता हूं थोड़ी सी, है ना। तो देखो जीन क्या है भाई, तो आप बोलोगे देखो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सॉरी बीड लाइक, है ना, बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई, है ना, बीड लाइक स्ट्रक्चर है। और डीएनए के छोटे सेगमेंट ही होते हैं मुना, जो आपका डीएनए होता है ना, उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं उसी को अपने क्या कहते हैं जी, जीन कहते हैं, क्या कहते हैं, जीन,
ठीक है, बीड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होते हैं और डीएनए के ही छोटे सेगमेंट होते हैं जी, छोटे कण होते हैं। ठीक है, अच्छा जीन का अध्ययन क्या कहलाता है अभी, तो आप बोलोगे जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी कहलाता है जी। अच्छा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है अभी, तो आप सबको पता है आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं जी। ठीक है, किस पे काम किया था, मटर के पौधे पे काम किया था जी इन्होंने, किस पे काम किया था, मटर के पौधे पे। ठीक है, अच्छा मटर के पौधे का रासायनिक नाम आपसे पूछ लेते हैं कई बार, तो रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे जी पीसम सैटिवम। क्या होता है, पीसम सैटिवम, पीसम सैटिवम होता है जी। मटर के पौधे का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे जी पीसम सैटिवम। ठीक है, और कितने लक्षणों पे काम किया था अभी, 7। कितने लक्षणों पे काम किया था यहाँ पे, 7 लक्षणों पे काम किया था जी। ठीक है, बात क्लियर है, चलो। अच्छा फिर यदि बात करें मुना, जीन जो है ना वो सबसे पहले डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, जोहानसन के द्वारा। जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था भाई, जोहानसन के द्वारा। और जीन क्या है, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है जी। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, जीन है जी। ठीक है, बात क्लियर है। अब जीन करते क्या है, तो आप बोलोगे जो अपने कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो अपने लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके रूप में जाते हैं, जीन के रूप में जाते हैं जी। किसके रूप में, जीन के रूप में। ठीक है, बात क्लियर है। तो आप क्या बताओगे, जीन जो होते हैं मुना क्या होते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और डीएनए के ही छोटे सेगमेंट है यानी कण है जी। दूसरा यदि बात करें क्या, जो आप बोलोगे क्या, स्टडी ऑफ जीन क्या कहलाता है, जीन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जेनेटिक्स कहलाता है यानी आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का पिता कौन थे, तो ग्रेगर जोहान मेंडल। किस पे काम किया था, मटर के पौधे पे। कितने लक्षणों पे, 7। और रासायनिक नाम क्या है जी इसका, पीसम सैटिवम। ठीक है, अच्छा फिर यदि बात करें सबसे आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई भी किसे कहते हैं, जीन को ही कहते हैं जी। जीन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा, जोहानसन के द्वारा जी। अच्छा ये काम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अपने कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, आगे से आगे कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं जी। ठीक है, बात क्लियर है। तो मुन्ना यहां तक अपने आज बात कर ली। अपने कल की क्लास में अपने पूरा इसको है ना, सेल को अपने सल्टाने की सोचेंगे जी। जितने भी सेल ऑर्गन लिए अपने बच गए वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे जी। ठीक है, बात क्लियर है। मैं साथ में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। थोड़ा सा आपको फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही होगी, ये एक पीडीएफ एक पीपीटी ऐसी है जी जहाँ पे फॉन्ट साइज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं साथ कोशिश करूंगा कि साथ में अपने पीडीएफ वगैरह भी डाल दें जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।